Hello everyone, myself Nand Kishore, Assistant Professor, Faculty of Commerce, Model College, Kharsawa, affiliated to Kolar University, चाईबासा। आज हम लोग इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर स्टार्ट करेंगे चैप्टर। आते हैं पहले स्लाइड में। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग क्या होता है। प्रेफरेंस शेयर्स आर पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल विच एंजॉयज प्रेफरेंशियल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। जैसे कैपिटल शेयर्स के बारे में दो बार बताए थे। दो तरह के शेयर्स होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस दैट मीन्स उसे प्रेफरेंस क्या मिलेगा, पहला हक क्या मिलेगा, क्या कि जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा तब उसका कैपिटल का पेमेंट पहले होगा, और डिविडेंड पे भी उस पर पहला अधिकार किसका होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। और साथ ही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में एक पहले से प्री डिफाइंड परसेंटेज के बेसिस पे डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। आगे चलते हैं, कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं सेक्शन 55 के अंडर। कौन कौन से प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए जा सकते हैं। इरिडीमेबल शेयर्स कांट बी इशूड, मतलब कि जो प्रेफरेंस शेयर इरिडीमेबल है, यानी जिसका फ्यूचर में इन फ्यूचर कभी भी रिडम्पशन ना हो, ऐसा कोई भी प्रेफरेंस शेयर इश्यू नहीं किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है मैक्सिमम टाइम लिमिट। प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन का मैक्सिमम टाइम लिमिट 20 ईयर्स है, मतलब कि अगर एक कंपनी 20 ईयर्स से ज़्यादा वाले प्रेफरेंस शेयर इश्यू करना चाहती है तो वो नहीं इश्यू कर सकती है, उसका रिडम्पशन अप टू 20 ईयर्स हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोविजंस अकॉर्डिंग टू कंपनीज रूल्स 2014। ये सारी बातें इश्यू से रिलेटेड है, अभी रिडम्पशन से रिलेटेड कोई बात नहीं है। इश्यू मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय पासिंग एन एसआर इन एजीएम स्पेशल रेजोल्यूशन। एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा इश्यू करने के लिए। देयर इजंट एनी डिफॉल्ट इन रिडम्पशन और पेमेंट ऑफ डिविडेंड, दैट मीन्स कंपनी पास्ट में किसी भी प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन में या उसके डिविडेंड के पेमेंट में कोई भी डिफॉल्ट नहीं की हो तभी वो प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर सकती है। एंड द लास्ट वन, गाइडलाइंस ऑफ सेबी आर टू बी फॉलोड। सेबी गाइडलाइंस उन्हें ही फॉलो करना है जो कि लिस्टेड कंपनियां होती है, यानी जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे स्टॉक एक्सचेंज है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई, फिर एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसमें अगर उसके शेयर्स रजिस्टर्ड हैं, लिस्टेड हैं, तब ऐसी कंपनियों को सेबी के गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब यहां से रिडम्पशन पार्ट स्टार्ट होता है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मींस रिटर्निंग द कैपिटल टू द शेयर होल्डर्स। सिंपल है, रिडम्पशन का मीनिंग ही होता है कि प्रेफरेंस हम मनी वापस लौटा रहे। रिडम्पशन का किसी भी वे में मीनिंग यही होता है कि हमने जो उधार लिया था उसे वापस लौटा रहे हैं। तो सेम वे में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब हो गया कि हमने प्रेफरेंस शेयर के बेसिस पे जो लोन लिया था या जो कैपिटल मांगा था उसको लौटाना ही रिडम्पशन कहलाता है। प्रोविजंस रिलेटिंग टू रिडम्पशन। ऑथराइज्ड बाय एओए, कोई भी काम करने के लिए ऑथराइजेशन तो होनी ही चाहिए। दो ही हमारे पास मेन डॉक्यूमेंट है, आर्टिकल एंड मेमोरेंडम। ये कंपनी का इंटरनल मैटर है तो इसलिए इसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से ऑथराइज होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, फुल्ली पेड शेयर्स, यानी जो प्रेफरेंस शेयर्स हम रिडीम कर रहे हैं वो फुल्ली पेड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कॉल्ड अप वैल्यू, अगर उस प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए का है तो उसमें कॉल्ड अप वैल्यू 8 रुपीज का हो तो वो नहीं चलेगा, उसे फुल्ली पेड होना चाहिए। अगर कोई प्रेफरेंस शेयर में कॉल इन एरियर हो तो उस प्रेफरेंस शेयर को हम लोग रिडीम नहीं कर सकते हैं, उसे पहले फॉरफिट करेंगे, देन बाकी बचे हुए को रिडीम करेंगे। यानी कि फुल्ली पेड शेयर्स होंगे तभी रिडम्पशन होगा। मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिडम्पशन 20 ईयर्स ऑलरेडी बताया है मैंने। रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट और फ्रेश इश्यू, इसके बारे में और अच्छी तरह से डिस्कशन होगा, इसके छोड़ के आगे बढ़ते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल नॉट टू बी रिड्यूस्ड, यानी कि प्रेफरेंस शेयर को रिडम्पशन करने का ये मतलब नहीं है कि हम अपने ऑथराइज्ड शेयर्स, जो कि नॉमिनल शेयर्स होते हैं कंपनी के एमओए में यानी मेमोरेंडम में दिए जाते हैं कैपिटल क्लॉज में, उन्हें कम नहीं करना है। क्रिएशन ऑफ सीआरआर यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इसके बारे में भी डिटेल के बारे में बताया गया है। इंफॉर्मेशन टू रजिस्ट्रार, कोई भी काम करेंगे तो रजिस्ट्रार को तो बताना पड़ेगा, कंपनी रजिस्ट्रार को, कि हमने शेयर इश्यू किया है या फिर प्रेफरेंस शेयर को रिडम्पशन करना है। तो जितना भी इंफॉर्मेशन होगा रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होता है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स में। नेक्स्ट स्लाइड आ गया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सीआरआर। अब ये सीआरआर होता क्या है, कैपिटल पता ही है, रिडम्पशन पता ही है, रिजर्व मतलब हम पैसा जमा कर रहे हैं किस चीज के लिए,
कैपिटल को रिडम्पशन करने के लिए, यानी कि कैपिटल का रीपेमेंट करने के लिए अगर हम पैसा कहीं जमा कर रहे हैं तो वही है हमारा रिडम्पशन रिजर्व। When redeemable preference shares are redeemed out of profit, a sum equal to the face value of shares must be transferred to a reserve known as CRR। जब भी हम प्रॉफिट से प्रेफरेंस शेयर को पे करते हैं, प्रॉफिट से कैसे पे करेंगे? सिंपल लॉजिक है। बैलेंस शीट में जब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जितना भी प्रॉफिट आता है वो सारा हमारा या तो एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, या तो कैपिटलाइज हो जाता है, या फिर रिजर्व सरप्लस में रखा रहता है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा क्रेडिट साइड नहीं, लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस नाम का एक रिजर्व एंड सरप्लस है, उसके अंदर में ही हमारा सारा रिजर्व आता है और प्रॉफिट आता है। तो ये प्रॉफिट का पार्ट एसेट साइड में भी होता है। सारा प्रॉफिट या तो कैश में रियलाइज होगा या तो किसी एसेट्स के रूप में रियलाइज होगा। एज्यूम करते हैं हमने प्रॉफिट कहाँ से होगा? सेल परचेज से। सेल करेंगे तो क्या बढ़ेगा? अगर कैश सेल करेंगे तो कैश अकाउंट बढ़ेगा, अगर क्रेडिट सेल करेंगे तो डेटर्स अकाउंट बढ़ेगा। यानी कि जो प्रॉफिट होगा हमारा वो बैलेंस शीट में ही तो रखा रहेगा। तो जब हम प्रॉफिट से डिविडेंड कैपिटल को रिडीम करते हैं तो जितना फेस वैल्यू का शेयर्स हम रिडीम कर रहे हैं उतना अमाउंट हमें एक रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है, CRR में। अब ये क्यों करना होता है? अगर हमने कैपिटल को रीपे कर दिया, हमारा कैपिटल बेस कम हो गया, तो अब डिविडेंड तो कम इश्यू होगा। नहीं, डिविडेंड तो सबको अब ज्यादा बढ़ेगा। डिविडेंड बढ़ेगा तो हमारे जो आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है, यानी कि क्रेडिटर्स वगैरह, उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। उनका शेयर कम ना हो जाए, दैट मीन्स जैसे ही उनका शेयर इंक्रीज हो जाएगा, अब वो हाई रिस्क एरिया में आ गए, हमारा शेयर कैपिटल कम हो गया क्योंकि हमने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर दिया। शेयर कैपिटल डिक्रीज हो गया लेकिन आउटसाइडर्स का लोन बढ़ गया, तो कंपनी रिस्क में आ जाएगी, आपका क्राइसिस हो जाएगा, करंट रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। तो इस केस को दूर करने के लिए CRR को बनाया जाता है। CRR प्रॉफिट से बनाया जाता है। देख रहे, असम इक्वल टू फेस वैल्यू, यानी कि 100% अमाउंट से जब CRR बना सकते हैं और उस CRR का हम लोग कोई यूज नहीं कर सकते डिविडेंड बांटने के लिए, तो जितना अमाउंट का हमने प्रेफरेंस शेयर रिडीम किया था उतना अमाउंट का तो हमारे पास एक कैपिटल रिजर्व पड़ा हुआ है, उस रिजर्व को हम लोग यूज नहीं कर सकते, यानी वो कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी हमारा कैपिटल डिक्रीज नहीं हुआ। इसीलिए CRR क्रिएट किया जाता है कि आउटसाइडर्स को हमारा रिस्क बढ़े नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर क्रिएशन ऑफ CRR। कैसे CRR बना सकते हैं? तो वो सारे प्रॉफिट जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल होते हैं वो सारे प्रॉफिट यूज कर सकते हैं, यानी कि जनरल PL अकाउंट, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ये सारे प्रॉफिट्स अवेलेबल होते हैं किसके लिए? CRR का क्रिएशन के लिए। कुछ नहीं भी होते हैं, जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट है, यानी कि जितने भी कैपिटल प्रॉफिट है उससे आप CRR नहीं क्रिएट कर सकते हैं। CRR क्रिएट करने के लिए सिर्फ हमें रिवेन्यू प्रॉफिट लेना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमारे पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। मेथड ऑफ रिडम्पशन, पहला मेथड है रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जब हम अपने प्रॉफिट से ही प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर रहे होते हैं। पहला एंट्री देखेंगे, PL अकाउंट या जनरल रिजर्व अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व रिडम्पशन रिजर्व। हमने एक CRR क्रिएट कर लिया। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और अल्टीमेटली प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बैंक करके पेमेंट कर देंगे। ये पेमेंट एट पार हुआ है, एट प्रीमियम भी हो सकता है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है, जब रिडम्पशन क्या हो रहा है? प्रीमियम पे किया जा रहा है, तो सेम वे में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाएंगे PL अकाउंट से, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। कहां से निकाल सकते हैं वो? किसी भी PL अकाउंट से या सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि इसका बहुत कम यूज है इसलिए पहले इसे ही यूज करना चाहिए। एंड द थर्ड एंट्री, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिए, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का भी डेबिट कर दिए,
और प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्रिएट हो गया, हमारा लाइबिलिटी क्रिएट हो गया। अब लाइबिलिटी को पे कर दिया लास्ट एंट्री में, कंप्लीट। नेक्स्ट स्लाइड में है मेथड ऑफ रिडम्पशन का दूसरा मेथड, रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इश्यू। फ्रेश इश्यू का मतलब क्या होता है? नया इश्यू करना, यानी नया शेयर इश्यू करना। अंडर दिस मेथड कंपनी इश्यू फ्रेश इक्विटी ऑफ प्रेफरेंस, इक्विटी और होना चाहिए वहां पे, फ्रेश इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, किसी में भी कर सकती है। और जो प्रोसीड्स, जो पैसा उसमें से मिलेगा, उसको यूटिलाइज कर लेंगे शेयर होल्डर को पेमेंट करने के लिए। इससे क्या प्रॉफिट होता है? हमारा कैपिटल बेस चेंज नहीं होता है, क्योंकि जितना अमाउंट से हमने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया, उतने अमाउंट से हमने नया प्रेफरेंस शेयर ले लिया। अब भला इसमें क्या प्रॉफिट होने वाला है? जितना का प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए उतना ही का रिडम्पशन किए, यानी कैपिटल बेस तो उतना ही पड़ा, लेकिन हमारा डिविडेंड तो सेम टू सेम रह गया। हाँ, चेंजेस क्या होता है? एज्यूम करते हैं पास्ट में मार्केट रेट था 15% और हमने 15% का प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया, तो हमें डिविडेंड 15% देना पड़ रहा है। अगले 5 सालों के बाद मार्केट में रेट डिक्रीज हो गया, अब रेट चल रहा है 12%, लेकिन हम लोग अभी भी 15% में 15% का दे रहे हैं ना डिविडेंड। तो कंपनी क्या करेगी? इस 15% वाले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर देगी और नया 12% वाला फिर से इश्यू कर देगी, तो 3% का प्रॉफिट हुआ ना। तो यही जरूरत है फ्रेश इश्यू का। फ्रेश इश्यू कब करते हैं? जब हमें मार्केट का रेट और हमारा प्रेफरेंस शेयर का रेट में डिफरेंस हो तब। और जब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है तो प्रॉफिट से हम लोग पे करते हैं। फर्स्ट पॉइंट के अंदर सब पॉइंट में एक लिखा हुआ है, नो स्पेशल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड इन दिस केस। क्योंकि जैसा इश्यू का एंट्री करते हैं वही एंट्री करेंगे, और रिडम्पशन का 2 एंट्री होता है वही करेंगे, इसमें कोई स्पेशल एंट्री नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3, पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टली फ्रेश इश्यू, दोनों का मिक्सचर है, दोनों ही मेथड यूज कर लेना है। इफ अमाउंट ऑफ फ्रेश इश्यू इज नोन देन सीआरआर इज इक्वल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस फ्रेश इश्यू, और वाइस वर्सा। एंड द लास्ट पॉइंट, रिडम्पशन बाय कन्वर्सन। अब ये कन्वर्सन क्या होता है? कन्वर्सन मींस हम प्रेफरेंस शेयर को किसी और चीज में कन्वर्ट कर दें। क्या में? इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा प्रेफरेंस शेयर से वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इससे बेनिफिट क्या होगा? इक्विटी शेयर को हम लोग को रिडम्पशन करना होता नहीं है कभी, और इक्विटी शेयर के साथ ये हाल है कि उसको प्रेफरेंस शेयर के जैसा पहले पेमेंट भी नहीं करना है, और डिविडेंड कोई फिक्स परसेंटेज से भी नहीं करना है। ज्यादा डिविडेंड आएगा तो देंगे, नहीं डिविडेंड नहीं आएगा प्रॉफिट तो डिविडेंड नहीं भी देंगे तो चलेगा। तो कन्वर्सन करने का प्रॉफिट होता है, लेकिन एक लॉस भी है, क्योंकि इक्विटी शेयर हमारे एक्चुअल ऑनर्स होते हैं, तो अब वोटिंग राइट उन्हें देना पड़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, दैट इज द एंड। और कोई क्वेश्चंस अगर किसी को होगा तो मेरे वीडियो में कमेंट कीजिए।